My name is Puneet and I'm here to teach you the science subject. So we are going to start with your biology subject. अब आपको पता है कि आपका अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है दैट इज़ रिलेटेड टू योर फॉरेस्टर एग्ज़ाम. अब फॉरेस्टर एग्ज़ाम में जो साइंस सब्जेक्ट है उसकी जो वेटेज है दैट इज़ अराउंड 32 मार्क्स. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा वेटेज है जो ये कैरी कर रहा है. अब अकॉर्डिंग टू द सिलेबस उन्होंने बताया है कि व्हेन वी आर स्टार्टिंग विद द बायोलॉजी, ये हम सबसे पहले जो है हम बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं. तो अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी सब्जेक्ट उन्होंने हमें बोला है कि 11th और 12th स्टैंडर्ड का बेसिकली उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, सो व्हाट आई हैव डन इज हमने MCQ प्रिपेयर किए हैं आपके 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, राइट. अब ना ही वो ज़्यादा हमारा बहुत डिफ़िकल्ट लेवल भी नहीं होगा जो नीट लेवल का होता है, और ना ही बिल्कुल लो लेवल जैसे आपने एक नॉर्मल साइंस पढ़ी थी, बेसिक साइंस हम जब पढ़ रहे थे बाकी एग्जाम्स के लिए, वैसा भी नहीं होगा. विल हैव सम मॉडरेट लेवल, राइट, कि आपको ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम लेवल भी ना हो बट यू शुड नो इट कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, आपका जो रोज़ का लेक्चर होगा दैट विल बी अराउंड 30 मिनट्स. हम कोशिश करेंगे कि हम शॉर्ट और क्रिस्प रखें कि आपका ज़्यादा टाइम भी ना जाए एंड यू गेट मोर एंड मोर नॉलेज अबाउट इट. ठीक है, हम बेसिकली ऐसा होगा कि हम रोज़ चैप्टर लेंगे, कोशिश करेंगे कि उस चैप्टर के रिलेटेड हम जितने भी कर सकें. लाइक हम एक क्लास में वी कैन जस्ट गो फॉर 20 MCQs, राइट. हम MCQ डिस्कस कर सकते हैं और अराउंड हर एक चैप्टर के आपको 40 MCQs मिल जाएंगे. मतलब आप सोचिए कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाएंगे और एक तरह से आपका चैप्टर कवर हो जाएगा और उस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर करेंगे हम. ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि 20 MCQs हम डेली कहते हैं डिस्कस करें, मतलब चैप्टर वाइज. ओके, तो अगर हम देखा जाए कि अब आपके जैसे 11th और 12th स्टैंडर्ड है, तो अगर हम स्टार्ट करेंगे 11th के सिलेबस से ही, अगर आप 11th का सिलेबस देखेंगे उसमें 5 यूनिट्स हैं. कितनी यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स हैं. अब 5 यूनिट में जो पहली यूनिट है दैट इज फर्स्ट इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब उस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो पहला चैप्टर आता है दैट इज द लिविंग वर्ल्ड. हम वो ही स्टार्ट करने वाले हैं आज से. ठीक है, आई होप सब रेडी हैं. प्लीज़ अपना सिलेबस एक बार चेक कर लीजिए कि 11th और 12th स्टैंडर्ड का क्या सिलेबस है. हम चैप्टर वाइज चलेंगे एंड वी विल गो इन डिटेल कि आपको हर एक चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आप प्रैक्टिस कर सकें फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. और ये यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहला चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ल्ड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जब हम लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं, ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड, तो लिविंग वर्ल्ड में हम बात करेंगे उसमें हम सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी से सबसे पहले स्टार्ट करें तो बायोलॉजी तुम्हें पता है कि क्या है. ठीक है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मैक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करती है. ठीक है, जिसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रो और मैक्रो ऑर्गेनिजम्स की. ठीक है, अब लिविंग के भी बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. जैसे हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, हम मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, देन हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे एंड कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग बीइंग के, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. फिर हम टेक्सोनमी के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज टेक्सोनमी? ये कुछ टर्म्स हैं जो आप इसमें बहुत ज़्यादा आप जाने वाले हैं, आपको पता चलेगा कि क्या है. बेसिकली हम लिविंग वर्ल्ड जो भी चीज़ें हैं हमारे आसपास ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, उनके बारे में डिटेल. अब हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने वाली है. ठीक है, सो मैं आपको एक क्रक्स एक डायग्राम शो करूंगी अभी. इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि इस चैप्टर में है क्या.
बट यू हैव टू गिव अ थॉरो रीडिंग, आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, दैट यू आर एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, दीज MCQs. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द लिविंग वर्ल्ड. ये तुम्हारा क्रक्स है जो हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, मैं आपको थोड़ा बताऊंगी स्टार्ट करने से पहले कि हम MCQ स्टार्ट करने से पहले आपको एक थोड़ा सा पता हो. बाकी डिटेल में यू हैव टू गो थ्रू योर बुक्स टू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट एवरी टॉपिक. ओके, अब हम लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं. तो लिविंग वर्ल्ड में हमें क्या क्या पढ़ेंगे. ठीक है, हम पढ़ेंगे कि लिविंग क्या है. ठीक है, फिर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, कॉन्शियसनेस, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट. फिर मेटाबॉलिज्म 2 टाइप की होती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड से हम पढ़ेंगे अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, मतलब वैरायटी ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो जियोग्राफिकल एरिया में मिलते हैं. देन वी लर्न अबाउट द टेक्सोनमी क्या होता है, उसमें उसकी करेक्टराइजेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, फिर रूल्स क्या होते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर्स के. हाँ, स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टेक्सोनॉमिक की कैटेगरीज पढ़ेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज किंगडम, डिवीजन और फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए और इससे क्वेश्चंस आते हैं. फिर इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर्स आ गया, ये आपको पता होना चाहिए, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर. फिर उसके बाद इस तरफ आ जाइए, एक्स सीटू क्या होता है, इन सीटू क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम्स, बोटानिकल गार्डन्स के बारे में पढ़ेंगे. हबेरियम एक टर्म है, आप उसके बारे में पढ़ेंगे. देन कीज, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, फ्लोरा. दिस इज ऑल अबाउट द लिविंग वर्ल्ड, कि लिविंग वर्ल्ड में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, अब उसी के बारे में हमें पढ़ना है. ठीक है, सो दिस इज ऑल द लिविंग वर्ल्ड अबाउट. हम क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, हमें ये किंगडम वगैरह पढ़ना है, दैट इज डिविजन्स, ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे. और हमें ये बायोडाइवर्सिटी हो गया, ये हमें सब कुछ इसी में से ही घूम घूम के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो now let's start with your MCQs. okay, I hope everyone is ready with your MCQs. आपको MCQs दिए जाएंगे, जस्ट पहले समझिए. I'll give the explanation, साथ साथ मैं आपको बताऊंगी. just note down the answers as well, और उसके बाद आप इससे प्रैक्टिस कीजिए. okay, so let's start. So we are here with the first chapter, the living world, and let's start with the MCQs. okay, so your first question says, what is the expansion of ICBN, or what we can say is कि ICBN की full form क्या है. ठीक है, तो A, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, B, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नेमिंग, C, इंडियन कोड फॉर बायोलॉजिकल नेमिंग, और D, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर. प्लीज. ठीक है, तो व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ICBN? सो योर करेक्ट आंसर इज A, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर. ठीक है, ये बेसिकली ये जो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर है, ये डील करता है नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स से. किससे डील करता है? नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स का. ठीक है, और ये जो एक होता है ICZN. ठीक है, एक और एक्सपेंशन है, इसकी भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. दिस इज बेसिकली द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है एनिमल्स के लिए, नोमेनक्लेचर ऑफ एनिमल के लिए. तो A इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर. और ये किससे डील करता है? नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट से. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. अ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश. A, जेनेरिक नेम एंड फाइला, B, क्लास एंड फाइला, C, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, और D, फाइला एंड किंगडम. क्या कंसिस्ट करता है? तो इसका आंसर है C, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट. ठीक है, नाउ
अब ये आंसर क्या है, मैंने बोला जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट होता है। बेसिकली ये जो है ये जो है जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, ये जो है ये दो पार्ट्स हैं। किसके पार्ट्स हैं? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के। ठीक है, जो जेनेरिक नेम होता है ये क्या बताता है? ये स्पेसिफाई करता है जीनस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जबकि ये जो स्पेसिफिक एपिथेट है ये डिस्क्राइब करता है स्पीशीज क्या है एक ऑर्गेनिज्म की। जेनेरिक नेम बताता है जीनस क्या है ऑर्गेनिज्म का, और स्पेसिफिक एपिथेट बताता है स्पीशीज क्या है ऑर्गेनिज्म की, कि वो किसको बिलोंग करता है, कौन सी स्पीशीज को बिलोंग करता है। ठीक है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो यहां से एक और क्वेश्चन निकलता है कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या। ठीक है ना, ये होता है कि हम इसमें क्या होता है, ये मेथड होता है जिसमें हम नेमिंग करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, जिसमें हम नाम देते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, उसको कहा जाता है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो उसके दो पार्ट्स क्या है? जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन इज, साइंटिफिक नेम क्या है? ए पैंथरा लियो, बी पैंथरा टिग्रिस, सी पैंथरा लायन और डी पैंथरा लियो। प्लीज राइट योर आंसर्स। तो आपका जो बेसिकली व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज पैंथरा लियो डी। अब लोग बहुत कंफ्यूज होंगे कि अरे पैंथरा लियो ये भी था और पैंथरा लियो ये भी है, सो व्हाई यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड? क्यों? क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा जा सकता है। जब भी हम बेसिकली एक नाम लिखा जाता है उसका एक तरीका है, उसको भी कैरेक्टर्स दिए गए हैं, उसका लिखने का एक तरीका है। ठीक है, कि वो कैसे लिखा होना चाहिए, राइट? सो जब हम जो ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया जाता है या जिसमें हम नाम देते हैं एक ऑर्गेनिज्म को, उसका भी एक तरीका है। क्या? कि वो हमेशा पहले एक पॉइंट क्यों हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि उसमें जो पहला नाम होता है दैट इज जीनस होता है। ठीक है, और दूसरा जो होती है वो स्पीशीज होती है। ठीक है, जो जीनस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर, जो उसका फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होता है, और जो स्पीशीज होती है वो हमेशा लोअर केस में लिखी जाती है, मतलब उसमें हमेशा सब कुछ छोटा लिखा जाता है। इसमें जो इसका पहला वर्ड होगा वो बड़ा होगा, जैसे पी, बाकी सब कुछ छोटा लिखा जाएगा। सेम गोज फॉर दिस, जीनस पी बड़ा है, बाकी सब कुछ छोटा लिखा है। जो स्पीशीज है वो लोअर केस, मतलब हमेशा उसमें सारा जो लेटर्स हैं, वर्ड है, वो छोटा लिखा जाता है, तो लियो छोटा लिखा गया है। पर इसमें अगर आप देखेंगे एल बड़ा लिखा गया है, इसलिए ये साइंटिफिक नेम नहीं है लायन का। साइंटिफिक नेम जो लायन का है वो है पैंथरा लियो, पर इसमें जो एल है वो छोटा होना चाहिए। ये इसको लिखने का तरीका है। जब बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में भी दो तीन चीज़ें ध्यान में आपको रखनी होती हैं। ठीक है, पहला नाम जो होता है दैट इज जीनस, और जो लियो है उसकी स्पीशीज है, लायन की स्पीशीज है, और पैंथरा जो है उसका जीनस है। ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। चले नेक्स्ट। Reproduction in planaria takes place through A. budding, B. binary fission, C. asexual spores और D. regeneration. So your correct answer is D. regeneration. ठीक है, अब जो इसमें क्या होती है रीजनरेशन, इसमें ये होती है कि इसमें जो पूरी बॉडी होती है ना ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, वो अपने ही पार्ट्स से स्मॉल फ्रेगमेंट्स बना लेती है। क्या बनाती है? अपने ही पार्ट्स से स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनाती है। ठीक है, और ये अपनी मल्टीप्लिकेशन करती रहती है और न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करती है। तो रिप्रोडक्शन जो होती है प्लानेरिया में वो किसके थ्रू होती है? रीजनरेशन के थ्रू होती है। ठीक है, सो डी इज योर करेक्ट आंसर। बाकियों का भी पता होना चाहिए। जो हाइड्रा है वो बडिंग यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जो बाइनरी फिजन है वो अमीबा यूज़ करते हैं,
एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो फंजाई रिप्रोड्यूस होते हैं थ्रू एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है, सो यू शुड नो दिस। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। द नंबर्स ऑफ डिस्क्राइब्ड स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज A 1.25 million species, 0.5 million, 1.025 million or D 1.7 million species? So your correct answer is D 1.7 million species हैं। हमारी टिल डेट 1.7 मिलियन स्पीशीज हैं। अभी 21 में अभी बोला गया है दैट इज इट इज अराउंड 2.1 मिलियन, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक्स इट इज़ 1.7 मिलियन ओनली। ओके, जिसमें से तो हमारे जो 1.25 मिलियन हैं वो एनिमल्स हैं, ठीक है, 0.5 जो मिलियन है वो प्लांट्स हैं, और 1.025 मिलियन स्पीशीज जो हैं वो इंसेक्ट्स की मिली हैं, ठीक है। तो यू शुड नो इन टोटल जो हैं दैट इज 1.7 मिलियन स्पीशीज हैं ऑर्गेनिजम्स की, इन पर्टिकुलर नहीं पूछा गया, तो 1.7 से 1.8 तक तुम्हारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज है। ओके, सो डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स? न्यू सिस्टमैटिक्स के फादर कौन है? ए एरिस्टोटल, बी लिनियस, बी सी थियोफ्रिस्टस और डी जूलियन हग्सली। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज डी जूलियन हग्सली, ठीक है। ये बेसिकली उन्होंने फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स जो है जूलियन हग्सली एंड दैट वाज गिवन इन 1940 उन्होंने ये दिया था। अब न्यू सिस्टमैटिक्स है क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। जो न्यू सिस्टमैटिक्स ये कहता है बेसिकली ये जो होती है ये किसकी स्टडी होती है? ये स्टडी होती है तुम्हारी कि हम आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। टेक्सोनॉमी हो गया मतलब क्लासिफिकेशन कर सकें हम उस चीज़ की। फिर नोमेनक्लेचर दे सके, नोमेनक्लेचर हो गया कि हम उसको नाम दे सके, ठीक है। फिर उसकी क्लासिफिकेशन कर सकें मतलब उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकें, उसको क्लासीफाई कर सकें और उसको नाम दे सकें। तो ये उसकी स्टडी होती है जो सिस्टमैटिक्स की होती है, और वो किसने दी थी? जूलियन हग्सली ने 1940 में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, डी इज अ करेक्ट आंसर। बाकी जो आपको पता होना चाहिए, एरिस्टोटल किसके फादर है? ही इज द फादर ऑफ जूलॉजी। आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं यहीं से बता रही हूं, यहां से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। लिनियस जो है वो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है, और थियोफ्रिस्टस जो हैं वो फादर हैं बॉटनी के। सो यू शुड नो दिस, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन। The action that the environment does on an organism is called as A response, B stimuli, C reflex or D reaction. So what is your correct answer? Your correct answer is B stimuli, ठीक है। अब जो हर कोई ऑर्गेनिज्म होता है ना वो कब रिस्पॉन्ड करता है? वो रिस्पॉन्ड करता है जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई या कोई चीज़ उसको होगी, मतलब अटैक करती है फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। जैसे टच मी नॉट लीव गेट क्लोज, जब भी कोई ह्यूमन बीइंग, जैसे एग्जांपल है, कभी जब भी ह्यूमन बीइंग जब टच करता है एक टच मी नॉट लीव को, तो वो क्या हो जाता है? वो बंद हो जाता है। ओके, so this is an external stimuli. तो action that the environment does on an organism, जब एक environment action show कर रहा है वो क्या होता है? that is an stimuli. It is called as an stimuli. Okay, let's move on to the 8th question. Now आपको दो statements दी गई हैं, अब आपको बताना है कि इसके अकॉर्डिंग जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से क्या ठीक है। आपको दो स्टेटमेंट्स ये दी गई हैं कि species is a basic unit of classification. Second, two plants can be said to belong to the same species if they can reproduce freely. So you have to tell if both the statements are true, or second they are false.
A is true and B is false, or B is true and statement A is false? ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? आपका करेक्ट आंसर है ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। जो स्पीशीज होती हैं वो बेसिक यूनिट हैं क्लासिफिकेशन की। यस, ये सच है कि जो स्पीशीज हैं वो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। जब हम क्लासीफाई करते हैं उसमें जो स्पीशीज है उसकी यूनिट ही है, ठीक है। दूसरा, ये बोला गया है कि जो क्लोजली लिंक्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, अगर कोई भी एक दो क्लोजली लिंक्ड ऑर्गेनिज्म है, दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, अगर वो एक सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं एंड दे कैन इवन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, कि वो एक नया रिप्रोडक्शन कर सकें। सो दिस टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये होता है कि ये स्पीशीज की खासियत है कि दो प्लांट्स जो अगर सेम स्पीशीज को ही बिलोंग करते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रीली, वो एक नई रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सो दिस इज ट्रू फॉर both. So A is your correct answer. The both statements are true. Okay. Let's move on to the 9th question. Potato, tomato and brinjal belong to the order called. So your correct answer is नाइन्थ का करेक्ट आंसर है डी, पॉलीमोनियोल्स, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, अगर आपको याद होगा, आई टोल्ड यू अबाउट कि एक होता है किंगडम, फाइलम, राइट। ये क्लासिफिकेशन है, ये सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है या टेक्सोनमी है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इनके बारे में ये कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में यू नीड टू हैव नॉलेज कि आप बता सकें ये ऑर्डर है, ये स्पीशीज है, ये किंगडम है, ये क्लास के अंडर आती है, फैमिली के अंडर आती है, ठीक है। जो पोटैटो, टमाटो और ब्रिंजल हैं ये किस बिलोंग करते हैं, किस ऑर्डर को, ठीक है। सो योर करेक्ट आंसर इज डी, पॉलीमोनियोल्स, ठीक है। अब इनका जो जीनस है वो क्या है? पोटैटो, टमाटो और ब्रिंजल का जो जीनस है दैट इज सोलेनम। इनकी फैमिली क्या है? सोलेनेशिया, ठीक है। और इनका ऑर्डर जो है दैट इज पॉलीमोनियोल्स। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको एक किंगडम, फाइलम के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी दैट आपको इनको याद करने में इट इज़ मोर ईजी। बाकी आपको ये याद ही करना पड़ेगा कि किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, इनका ऑर्डर क्या है, इनकी जीनस क्या है, इनकी स्पीशीज किस स्पीशीज को इन्वॉल्व करते हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो इनका जो ऑर्डर है दैट इज पोलीमोनियोल्स। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th। SV Zoological Park is located in A, पुणे, B, तिरुपति, C, विशाखापट्टनम और D, चेन्नई। तो जो SV जियोलॉजिकल पार्क है, जो SV क्या होता है? SV बेसिकली आपका है श्री वेंकटेश्वरा, ठीक है। जो SV जियोलॉजिकल पार्क है वो कहाँ है? वो लोकेटेड है आपका तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। कहाँ लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। होमोसेपियंस बिलोंग करते हैं किस जीनस को? किस जीनस को वो बिलोंग करते हैं? ए सेपियंस, बी होमो, सी होमिनिडे और डी मैमलिया। ठीक है, सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज बी, होमो। होमो सेपियंस बिलोंग टू द जीनस होमो। अगर हम होमो सेपियंस देखें या हम इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, बायनोमियल नोमेनक्लेचर देखें, तो होमो क्या है? होमो क्या है? बेसिकली ये जेनेरिक नेम है या जीनस है, ठीक है। और सेपियंस क्या है? आपका स्पीशीज नेम है। अगर हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग चलेंगे, मैंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर का अभी आपको पीछे बताया है, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या होता है? होमो आपका जीनस हुआ और सेपियंस तुम्हारी स्पीशीज हुई। तो अगर उन्हें पूछे कि जीनस क्या है
तो ऑब्वियसली वो होमो होगा। ओके, वो भी मैंने तुम्हें बताया है कि फर्स्ट लेटर जो होता है वो बड़ा होगा और बाकी जो होता है वो स्मॉल लिखा जाता है। इवन जो स्पीशीज होती है वो भी लोअर केस में लिखी जाती है। फाइन। और होमन सेपियंस किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? उनकी फैमिली जो है दैट इज होमिनिडे। ये आपको याद करना पड़ेगा, यू नीड टू रिमेंबर दिस। और उनकी क्लास क्या होती है? दैट इज फैमिली मेमलिया। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ों की आपको उनका किंगडम क्या है, उनकी फैमिली क्या है, उनकी क्लास क्या है, जेनेरिक क्या है, स्पीशीज क्या है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। इट इज गिवन इन योर बुक्स, यू नीड टू रिमेंबर सम ऑफ दैट। होमोसेपियंस ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, इनका जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर क्या है। ओके, सो यहीं मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बता रही हूँ। ओके, बाकी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एट द एंड ऑफ द क्लास बता दूंगी। लेट्स मूव ऑन टू द 12th क्वेश्चन। कैट्स एंड लायंस बिलोंग टू द फैमिली कॉल्ड, कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं? कैनिडे, पैंथरा, फेलिडे और मैमलिया। ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज सी, फेलिडा। ओके, बेसिकली जो फेलिडा है वो फैमिली है किसकी? लायंस की, टाइगर की, लेपिड्स की या कैट्स की। ठीक है, फेलिडा उनकी फैमिली है। जो पैंथरा है ये रेफर करता है जीनस, जिसमें लायंस आ जाते हैं, टाइगर आ जाते हैं या लेपिड आ जाते हैं। ओके, देन जो कैनिडा है वो फैमिली होती है वूल्स की। जो कैनिडा है ये किसकी फैमिली है? वूल्स की, डॉग की, जैकल्स की। फाइन। और जो मैमली है बेसिकली दैट इज़ अ क्लास जो अभी हमने पढ़ाई है। आपके जो मिल्क फीडिंग एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग्स, कैट्स और ह्यूमंस, ये उसके अंडर आते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द 13th क्वेश्चन। ऑर्डर्स आर ग्रुप टू फॉर्म अ, ऑर्डर जब होते हैं उनको जब ग्रुप किया जाता है वो किसके लिए ग्रुप किया जाता है? क्या फॉर्म करना होता है? फैमिली, जीनस, क्लास या फाइलम? सो योर करेक्ट आंसर इज सी, क्लास। जो क्लास होती है वो क्या है? ग्रुप होता है रिलेटेड ऑर्डर्स का, जिसमें एग्जाम्पल आ गया लायन, टाइगर, कैट, वूल्फ। ठीक है, क्योंकि ये आते हैं, दे कम अंडर सेम ऑर्डर, मतलब ये सेम ऑर्डर में आते हैं, दैट इज ऑफ कार्निवोरा। ठीक है, सो ऑर्डर्स आर, उनको ग्रुप किया जाता है कि वो एक क्लास फॉर्म कर सके। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटाबॉलिज्म मीन्स ए, डिवीजन ऑफ सेल्स, बी, एक्सपेंशन ऑफ सेल्स, सी, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ बॉडी, और डी, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। सो योर करेक्ट आंसर इज सी, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस जो भी हमारी बॉडी में होती हैं उनको कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, या कन्वर्जन होना केमिकल रिएक्शंस में, या कन्वर्जन्स होना एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक रिएक्शंस जो टेक प्लेस की जाती हैं, वो क्या है? मेटाबॉलिज्म ही कहा जाता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द 15th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय कार्लस लिनियस? ने कौन सी बुक नहीं लिखी है? सिस्टम नेचुरा, बी, हिस्टोरिया नेचुरलिस, सी, स्पीशीज प्लांटरम, और डी, फिलोसफिया बोटानिका। ओके, सो बी जो बुक है दैट इज हिस्टोरिया नेचुरलिस, ये कैरोलस लीनियस ने लिखी है। बाकी जो तीनों हैं वो कैरोलस लीनियस ने लिखी हैं। ठीक है, ओनली वन दैट इज हिस्टोरिया जो नेचुरलिस है वो लिखी गई है, प्लाइनी ने लिखी है, प्लाइनी द एल्डर।
Fine. Let's move on to the next. Binomial nomenclature is given by A. Carolus Linnaeus, B. Charles Darwin, C. Henry Cavendish, or D. James Chadwick. So what is the correct answer? Your correct answer is A. Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus ने बेसिकली ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था इन 1940. वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट इट. ठीक है. जो चार्ल्स डार्विन है वो उन्होंने क्या दिया था? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी. थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी. जो हेनरी कैवेंडिश हैं उन्होंने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन. और जो जेम्स चैडविक हैं उन्होंने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था. ओके. सो लेट्स मूव ऑन टू द 17th क्वेश्चन. द वर्ड टेक्सा मीन्स. वर्ड टेक्सा क्या होता है? ए फाइला, बी जीनस, सी क्लासिफिकेशन और डी किंगडम. ओके. सो द वर्ड टेक्सा मीन्स सी क्लासिफिकेशन होता है. टेक्सा का मतलब ही क्लासिफिकेशन होता है. और जब हम स्टडी करते हैं टेक्सा की मतलब क्लासिफिकेशन की जब हम स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है टेक्सोनमी. ठीक है. टेक्सोनमी जो है क्लासिफिकेशन होती है एनिमल्स की इनटू डिफरेंट टेक्सा एंड हेल्प अस टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स ईजिली, कि हम ऑर्गेनिजम्स को ईजिली पढ़ सकें. इसलिए उसको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है. दैट इज इनटू किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. ये कैरेक्टर्स हैं टेक्सोनॉमी के. राइट. इनको बेसिकली क्लासिफाई किया गया है. इनको अलग अलग ग्रुप्स में डाला गया है. इनको डिवाइड कर दिया गया है कि हम इसको ईजिली पढ़ सकें. ओके. इसके बारे में मैं आपको डिटेल में थोड़ा बहुत बता दूंगी कि आपको आइडिया हो कि जब आप बुक खोलें तो आपको इनके बारे में पता हो. Okay, let's move on to the 18th question. Which of the following taxa are in the increasing order of the similarities? Increasing order अगर देखा जाए तो of the similarities किस में होती हैं? So which of the following taxa are in the increasing order of the similarities? क्लास, फाइलम एंड किंगडम. देन बी इज जीनस, किंगडम मतलब सबसे ज़्यादा क्लास में सिमिलैरिटी होती है, फिर फाइलम में, फिर किंगडम में, फिर जीनस मतलब पहले क्लास में कम है, देन फाइलम, देन किंगडम, देन जीनस, किंगडम और फाइलम, देन किंगडम, जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट, फाइलम एंड जीनस. अगर हम ऑर्डर पढ़ें जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलैरिटीज़ है वो इंक्रीज होती हैं स्पीशीज़ में. दैट इज़ द लास्ट वन. अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कम होती है किंगडम में, देन होती है फाइलम में. थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देती हूँ. किंगडम में, देन फाइलम, देन आपकी क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीशीज. तो स्पीशीज में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं कंपैरेटिवली. जीनस में होती हैं, फिर फैमिली में कम हो जाती हैं, ऑर्डर में और कम, क्लास में और कम, फाइलम और किंगडम में जाते जाते एक या दो सिमिलैरिटी होती होगी, पर सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ में होती हैं. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर देखा जाए तो इंक्रीज किस में हो रही हैं? स्पीशीज़ में इंक्रीज होती जाती हैं, क्योंकि किंगडम में कम होती है, फिर जीनस में इंक्रीज होती है और फिर स्पीशीज जो है दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट में इंक्रीज हो जाती है. ओके. सो 18th का सी इज योर करेक्ट आंसर. अगर ये आपको नोट करना है यू कैन नोट दिस ऑल्सो. 19th, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप को स्टडी करने को क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमी, बायोलॉजी, सिस्टमैटिक्स और ऑर्निथोलॉजी. यह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो क्या कहा जाता है? सी सिस्टमैटिक्स. जब भी हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं. टेक्सोनॉमी तो क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना हुआ. ठीक है. बायोलॉजी तुम्हें पता है कि स्टडी करते हैं लाइफ की, और ऑर्निथोलॉजी जो होती है दैट इज अ स्टडी ऑफ बर्ड्स. तो यू गेट अ होल आंसर्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करने लगे हैं अब हम. विच अमंग द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द नेमिंग ऑफ एनिमल्स साइंटिफिकली? एनिमल्स को साइंटिफिकली नेम करने के लिए
क्या उनका नाम क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द नेमिंग ऑफ द एनिमल साइंटिफिकली? ए ICBN, बी ICAN, सी ICPN और डी ICZN. सो योर करेक्ट आंसर इज एनिमल्स का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज डी. ये मैंने ऊपर भी तुम्हें बताया था. फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा था दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. और उसमें मैं तुम्हें पहला भी बताया था इसमें होता है बोटानिकल. ठीक है. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. ओके. सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 20 क्वेश्चंस. ठीक है. अब इसके बारे में हम और 20 क्वेश्चन या और थोड़े क्वेश्चंस हम इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के रिलेटेड कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल सके. ठीक है. बिफोर क्लोजिंग टुडे लेट मी टेल यू अबाउट जो हमने टेक्सोनॉमी पढ़ा था. अगर मैं ये है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. टेक्सोनॉमी हमने सिंपली पढ़ा था. क्या होता है? दैट इज़ क्लासिफिकेशन. ठीक है. अभी जब मैं तुम्हें समझा भी रही थी क्या होती है क्लासिफिकेशन. ठीक है. राइट. अब उस क्लासिफिकेशन के लिए बेसिकली अब इनकी कैटेगरीज होती हैं. ठीक है. 7 मेजर कैटेगरीज होती हैं जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया क्या होता है किंगडम, फिर होता है फाइलम, यू नीड टू रिमेंबर दिस. फिर होता है क्लास, फिर होता है ऑर्डर, फिर होती है फैमिली, then genus and then species. These are the 7 categories you need to remember जो एक क्लासिफिकेशन में इनको डिफ्रेंशिएट करके किया गया है. ठीक है. इनको कैटेगराइज किया गया है. ओके. सो अब स्टार्ट करते हैं. इनके बारे में मैं तुम्हें दो चीज़ें बताऊंगी कि एटलीस्ट यू शुड नो इट. ठीक है. अब मैंने यही क्वेश्चन तुम्हारा ऊपर भी आया था कि सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा किस में होती हैं. अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो सिमिलैरिटीज डिक्रीज करती जाएंगी. सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी स्पीशीज़ में होती है, फिर जीनस में कम हो जाती है, फैमिली में कम, फिर ऑर्डर में कम 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 होती जाएगी. जब तुम नीचे आओगे, अगर नीचे की तरफ आओगे तो तुम्हारी जो सिमिलैरिटीज़ हैं ऑर्गेनिज्म की वो इंक्रीज होती हैं. ऊपर की तरफ जाओगे तो डिक्रीज होंगी. सिंपल एज दैट. ठीक है. अब वो करने से पहले लेट्स स्टार्ट विद योर पहली चीज़ दैट इज स्पीशीज जिसमें हमने कहा कि सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है. ठीक है. ये जो ग्रुप होता है ना, मैं दो चीज़ें बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप खुद पढ़िएगा इसके बारे में. जो स्पीशीज होते हैं ये ग्रुप जो होता है ये बेसिकली ब्रीड कर सकता है इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन. मतलब अपनी ही पॉपुलेशन में इसकी ब्रीडिंग की सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं. ठीक है. और इसमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं. क्या होती हैं? सिमिलैरिटीज़ होती हैं सबसे ज़्यादा. ओके. अब एग्जाम्पल जैसे हम देते हैं स्पीशीज की, जैसे आप टर्म लगा लो जो इंडिका है. ठीक है. जैसे एक नाम ले लो दैट इज मेंजिफेरा इंडिका. ठीक है. मैं इसकी एग्जाम्पल दे रही हूँ. ठीक है. अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट. ठीक है. मतलब ये जो इंडिका है ये क्या है? ये स्पीशीज है. जबकि ये जो मेंजिफेरा क्या है? ये तुम्हारा जीनस है. ठीक है. ये हायर लेवल हो गया टेक्सॉन का. जब स्पीशीज के बाद अब उसी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. अब हर एक जीनस का एक या दो स्पीशीज होते ही होते हैं. ठीक है. जैसे पैंथरा जैसे होता है उसके पास ये क्या है? जीनस है. इसके पास लियो भी हो सकता है और टिग्रिस भी हो सकता है. ठीक है. तो ऐसा हो गया. तो मतलब एक ही जीनस के बहुत सारे स्पीशीज हो सकते हैं. ओके. ये हो गया तुम्हारा स्पीशीज. नेक्स्ट है तुम्हारा जीनस.
अब जीनस क्या हो गया, इसमें क्या होते हैं कि इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन में तो सेम होते हैं, पर डिटेल्स जो इनकी होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, जो जीनस होता है, ठीक है। नेक्स्ट गोज फॉर फैमिली। ये क्या होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। जीनस क्या था, ग्रुप ऑफ स्पीशीज था जो उसका ऊपर होता है, ठीक है। जीनस होता है ग्रुप ऑफ स्पीशीज, फैमिली होती है ग्रुप ऑफ जीनस, ठीक है। इसमें जो सिमिलैरिटीज होती हैं वो कम हो जाती है, ठीक है। पर इनको कैसे कैरेक्टराइज किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें क्या कैरेक्टराइजेशन होती है, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स कैसे है, उसके बेसिस में हमने इस फैमिली में रखा जाता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे तीन आपके जीनस हैं, दैट इज जैसे सोलेनम, पिटूनिया, ये तुम्हारी बुक्स में दिया गया है, ठीक है। तोरा, ये फैमिली बिलोंग करते हैं ऑफ सोलनेशिया के, ठीक है। तो ये जीनस को करते हैं, मतलब फैमिली क्या होती है, ग्रुप होती है जीनस की, ठीक है। नेक्स्ट गो फॉर ऑर्डर। अब ऑर्डर भी हमने पढ़ा था कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, जो ग्रुप होगा रिलेटेड फैमिलीज का उसको ऑर्डर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट फैमिलीज होती हैं, ठीक है। अब प्लांट फैमिलीज कौन सी हैं, जैसे कॉन्वोवलेशिया, सोलनेशिया, ठीक है। ये दोनों सेम ऑर्डर में होते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल्स में, और ये बेस्ड होते हैं ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, दोनों में फ्लोरल कैरेक्टर्स पे इनको एक ऑर्डर में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट गोज फॉर योर क्लास। अब क्लास क्या होती है, ग्रुप होती है रिलेटेड ऑर्डर्स की, जो तुम्हारा ऊपर वाला है उसी पे उसका ही ग्रुप है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ऑर्डर है प्राइमेटा, ठीक है, तुम्हारा ऑर्डर होता है एक प्राइमेटा। अब वो कंप्राइज करता है मंकीज, गोरिल्लास, ठीक है, गिबन्स। तो उनको कौन सी क्लास में रखा जाता है, इन सबको कौन सी क्लास में रखा जाता है, ये सारे ऑर्डर्स हैं जिनको किस क्लास में रखा गया है, मेमेलिया क्लास में, ओके। नेक्स्ट आ गया सेकेंड लास्ट, दैट इज फाइलम। जो फाइलम होता है वो ग्रुप होता है किसका, एनिमल क्लासेस का, ठीक है। जो जैसे बर्ड्स हैं अलोंग विद द मैमल्स, ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये क्लास है, ठीक है। और ये सेम फाइलम को बिलोंग करते हैं, दैट इज कॉर्डेटा, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द किंगडम। ये हाईएस्ट कैटेगरी होती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, और ये ग्रुप होता है ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, जो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होंगे ये उसमें किंगडम जो होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लो प्लांट्स, सारे जो प्लांट्स हैं, ठीक है, ये एक किंगडम आ गई, क्योंकि इसमें सारे कॉमन फीचर्स होंगे, जैसे ऑटोट्रॉफिक मोड होता है, प्रेजेंस होगी सेल वॉल की जो सेलुलस की बनी होगी, तो इसकी किंगडम क्या आ जाएगी, तो प्लांट्स आ जाएंगे इन द किंगडम प्लांटे, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल आ गया। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, व्हाट, दैट इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ओके।
सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. ओके, बस आज की क्लास थी कि यू गेट द आइडिया, क्योंकि एक ये नई चीज़ है. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. ओके, हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं. कल विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर, कि आपको थोड़ी और नॉलेज मिल सके. प्लीज़ रीड दिस चैप्टर सो यू गेट अ थॉरो नॉलेज अबाउट इट, व्हाट वी आर डिस्कसिंग. Let's end this lecture. Have a nice day, and we'll meet tomorrow with more questions.